हमारे शहर लगभग ऐसे ही हैं। व्यस्त लाल बिंदु जो अक्सर लाखों लोगों को पकड़ते हैं। ऐसे स्थान जो लगातार गति में है। और फिर शहर है, छोटे डॉट्स जो किसी दिन बड़े होने की उम्मीद करते हैं। यह सब करने के लिए एक शहर ग्रह से बहुत कुछ लेता है। भोजन, तेल, पानी, लकड़ी और भी बहुत। और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका आहार भी बढ़ता जाता है। लेकिन हम इन शहरों को कैसे खिलाते हैं? महासागरों से तेल लेकर, गांवों से भोजन और जंगलों से लकड़ी लाकर। और यह सब एक कीमत पर आता है। सिवाय जाहिर है, हवा जिस ऑक्सीजन को हम सांस के जरिए लेते हैं वह दुनिया भर के 400 अरब पेड़ों से मुफ्त में मिलती है। और हमारे शहरों में ऐसे कितने पेड़ हैं? ठीक है, निश्चित रूप से शहरों की जरूरत के रूप में कई नहीं है। और हर दिन हम ग्रह से लगभग 36,000 हेक्टेयर जंगलों को काटते हैं। बिल्कुल भी अच्छी तस्वीर नहीं है। एक बड़ा शहर बनने के लिए इन सभी छोटे बिंदुओं के साथ हमें कई और पेड़ों की आवश्यकता होगी। तो क्या इन शहरों और कस्बों में कभी उतने पेड़ हो सकते हैं जितने उन्हें चाहिए? दिल्ली एक ऐसा मेगा शहर है। यह शहर लंबे समय से महानगर रहा है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में यह एक अर्थव्यवस्था के रूप में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह शहर 16 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। बेंगलोर और ब्रुनेई जैसे शहरों की तुलना में अधिक लोग। यहां पहले से कहीं अधिक परमिट है। नतीजतन शहर में प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन प्रवास कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल में यहां आने वाले लोगों के लिए यह एक ऐसा शहर था जो अरावली पहाड़ियों के पूंछ के अंत में पड़ता था। अरावली प्राचीन श्रेणी में है जो 1000 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है। इसकी तुलना में हिमालय सिर्फ 50 मिलियन वर्ष पुराना है। लंबे समय तक शहर की अरावली पट्टी अबाधित रही। यह एक समृद्ध पर्णपाती जंगल था। शहर के दूसरे छोर पर यमुना थी, जबकि आज नदी शहर के पूर्वी हिस्से में बहती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 4000 से अधिक साल पहले नदी अरावली के पश्चिम में बहती थी। समय के साथ नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, पहाड़ी के चारों ओर की भूमि को नष्ट कर दिया, जिससे मिट्टी ठीक और उपजाऊ हो गई। इसने इन आर्द्र भूमियों को भी पीछे छोड़ दिया। उनमें से कुछ, जैसे दिल्ली में नजफगढ़ झील और पड़ोसी हरियाणा में बरकल और सूरजकुंड झील, अभी भी जीवित है। ये सभी जल स्रोत सिर्फ हमारे शहरों को नहीं खिलाते हैं। ये आर्द्र भूमि और पुल भी भारत में पाए जाने वाले लगभग 1/3 पक्षियों का घर है। लेकिन शहर बढ़ते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि वे बढ़ने के साथ बहुत अधिक खाते हैं। दिल्ली हमेशा से बढ़ती रही है और साल 1992 के बाद गति और भी तेज हो गई। देश की अर्थव्यवस्था खुल गई। घर, कार्यालय, मॉल और होटल बनाने के लिए जमीन की मांग बढ़ती रही।
पहाड़ी और नदी के पार की जमीन कम से कम हरी होती जा रही थी। शहर के रिज जंगल पर अतिक्रमण कर लिया गया। 1996 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिज को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। इससे ज्यादा मदद नहीं मिली क्योंकि अधिकारियों ने इन निर्माणों से आंखें मूंद लीं। शहर को अपने उपग्रह शहरों से जुड़ने की जरूरत थी। साथ में यमुना के वेटलैंड्स पर फ्लाईओवर भी आए। बात यहीं नहीं रुकी, निर्माण जारी रहा। अब यदि आप वजीराबाद से पोखला तक सभी तरह से नदी देखते हैं तो यह एक तरह से या दूसरे तरीके से आपने निर्माण किया है। बाद में पूर्वी तट पर पहला अक्षरधाम बना और अब हमने राष्ट्रमंडल खेल गांव में निर्माण किया। ऐसा क्यों था? 10,000 हेक्टेयर भूमि, मुझे इसे भूमि नहीं कहना चाहिए, मुझे इसे नदी बाढ़ के मैदान कहना चाहिए जो बचे हुए हैं। यही उनकी नज़र एक अचल संपत्ति के रूप में है। दिल्ली में कई धाराएं थीं जो शहर और यमुना को खिलाती थीं। आज उनमें से लगभग सभी नालियों में बदल गए हैं। लेकिन शहर आशा के बिना नहीं है। यह अभी भी देश के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है। और शहर के कुछ हिस्सों से क्षितिज अभी भी इस तरह दिखता है। इनमें से बहुत से क्षेत्र जो आप देखते हैं उन्हें अंग्रेजों द्वारा आकार दिया गया है क्योंकि वे ही थे जिन्होंने नई दिल्ली के नए हिस्से को डिजाइन किया था। उन्होंने बहुत सारे देशी पर्णपाती पेड़ों को हटा दिया और उन्हें बड़े पैमाने पर सदाबहार पेड़ों से बदल दिया। नतीजतन शहर में 500 से अधिक प्रकार के पेड़ हैं। लेकिन हर विदेशी प्रजाति अच्छी नहीं है। जब अंग्रेज शहर में आए तो रिज एक पर्णपाती जंगल, कांटेदार और झाड़ीदार, इसे हरियाली बनाने के लिए वे एक मध्य अमेरिकी प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विलेती कीकर लाए। यह एक बुरा निर्णय था। आज रिज का लगभग पूरा खिंचाव इस आक्रामक प्रजाति से आच्छादित है। पिछले 150 वर्षों के दौरान इस जोसेफस जोलिफेरा ने गुनाह किया, पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया और 450 देशी प्रजातियों को समाप्त कर दिया। इसकी एक गहरी जड़ प्रणाली है। जड़ प्रणाली पानी की मेज की गहराई तक जा सकती है जहां से यह पानी लेती है, और जबकि देशी प्रजातियों में इतनी गहरी जड़ प्रणाली नहीं होती है। यह जहरीले रसायनों का उत्पादन करता है जब पत्तियां विघटित हो जाती हैं और परिणामस्वरूप विषाक्त पदार्थ देशी प्रजातियों के अंकुरण को नहीं रोकते हैं। लेकिन हर जंगली झाड़ी की छंटाई की जा सकती है। शहर के दक्षिणी भाग में यह जैव विविधता पार्क है जहां अरावली की मूल प्रजातियों को वापस लाया जा रहा है। किसी भी प्रजाति का विकास यह एक साथ है, अलगाव में नहीं। वे अनुकूलन के कारण एक विशेष क्षेत्र में विकसित हुए हैं। आप जानते हैं, अनुकूलन के लाखों वर्ष। इसलिए यदि आप एक प्रजाति खो रहे हैं तो आप उस पर निर्भर प्रजातियों को खोने जा रहे हैं। आप एक प्रजाति निलोटिका या किसी अन्य वृक्ष प्रजाति को खो रहे हैं
जिस पर लंबे समय से पक्षी घोंसला बना रहे हैं, कीड़े भोजन कर रहे हैं। यह एक सहसंबंध एक मेजबान पौधे के रूप में तितलियों, शायद यह एक पेड़ या वनस्पति है, उस क्षेत्र में देशी वनस्पति वे अंडे देने के लिए आ रहे हैं। यह तितली के लिए एक मेजबान पौधा है, और यदि यह वहाँ नहीं है तो निश्चित रूप से आप खोने जा रहे हैं। उन प्रजातियों और लंबे समय तक क्या होगा? गैर देशी प्रजातियां क्षेत्र और देशी प्रजातियों पर हावी होंगी, चाहे वह आपकी वनस्पति हो या जीव, वे बस गायब हो जाएंगे। एक शहर के विकास को उल्टा नहीं किया जा सकता है। हम केवल बड़े होंगे। कुछ ही वर्षों में शहर की आबादी 20 मिलियन तक पहुंच जाएगी। मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मैं चाहता हूं, और अगर कचरा जाना है तो सरकार को करना होगा। अगर मुझे अच्छा पानी चाहिए तो सरकार को पानी देना होगा। अगर हवा शुद्ध होनी है तो सरकार को करना होगा। सरकार कैसे कर सकती है अगर हम नई कारें खरीदते रहें और हर घर चाहे कि हर घर बड़ी या बड़ी डीजल कार चाहता फिर अगर आप कहते हैं कि माहौल सुधरना है और यह सरकार की जिम्मेदारी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेदार सरकार पर्यावरण के लिए ऐसा कर पाएगी। हम अपने कचरे की देखभाल कर सकते हैं, या बेहतर अभी भी हम इसे रिसाइकल कर सकते हैं, या हम कम उपभोग करना सीख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम करते हैं, क्या हमारे पास कभी भी उतने पेड़ हो सकते हैं जितने हमें चाहिए? शायद नहीं, लेकिन हम जो हमारे पास पहले से है उसकी रक्षा करना शुरू कर सकते हैं। इन हरे भरे स्थानों को न केवल हमारे फेफड़ों के रूप में, बल्कि किसी के घर के रूप में भी देखना शुरू करें।